हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है एचपीपीएससी में। जो फर्स्ट एग्ज़ाम है, जो एचपीपीजीटी का एग्ज़ाम है, उसका जो फर्स्ट जनरल अवेयरनेस का पेपर है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। एचपीपीएससी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एचपीपीएससी के हैं, एग्ज़ाम तक हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे जितने हमसे कवर होते हैं। चाहे 1500, 2000, 3000 इतने क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक रिवीजन हो जाता है पेपर टाइम। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, एक के बाद हम एक करके वीडियो डालते रहेंगे और अपनी तैयारी को आप तेज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हम देखिए, एक तो नेशनल और इंटरनेशनल जीके डिस्कस कर रहे हैं और इसमें एचपी जीके का, तो जिसमें जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर हमारे पास इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के आएंगे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये पेपर है हमारा एलटी टेट का, जो कंडक्ट करवाया गया था 31 सितंबर नहीं, सॉरी, जुलाई 2022 का ये पेपर है। तो चलिए देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सूचियां। तो कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमारे इन वीडियो की सीरीज़ की खासियत क्या रही कि हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है, हम उनमें हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन डालेंगे। तो देखिए, संघ सूची को इंग्लिश में कहा जाता है यूनियन लिस्ट। इसमें जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तो उस वक्त इसमें 97 सब्जेक्ट थे, 97 विषय, और आज इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। इसी तरह राज्य सूची में स्टार्टिंग में 66 विषय थे और आज इसमें हैं 61 विषय। और इसी तरह समवर्ती या कंकरेंट सूची में स्टार्टिंग में 47 सब्जेक्ट्स थे और इसमें अब 52 विषय हैं। तो कभी एग्ज़ाम में विषयों के बारे में भी पूछा जाता है कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, ये कितने विषयों पर कानून बना सकती है। तो इसमें 61 विषय हैं। और एक बात याद रखिए कि ये देखिए, भारतीय संविधान में सूचियां पूछा गया है। अगर अनुसूचियां पूछा जाता तो अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं 12 अनुसूचियां, और इन्हीं 12 अनुसूचियों में ये जो सूचियां हैं ये हमारे जो है 7वीं अनुसूची के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में कितने बाइट होते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1024 बाइट। अब देखिए, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, और अगर 1024 किलोबाइट हुआ तो वो हमारा होगा 1 मेगाबाइट। अगर 1024 मेगाबाइट हुआ तो वह हमारा होगा 1 गीगाबाइट। और 1024 अगर हमारा गीगाबाइट होता है तो इसमें होता है 1 टेराबाइट। और 1024 अगर टेराबाइट हुआ तो ये होता है 1 पेटाबाइट। कभी पेपर में सीक्वेंस भी आ जाता है, तो सीक्वेंस में क्या आएगा? सबसे पहले बाइट्स आएगा, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, और टेराबाइट के बाद हमारा आएगा पेटाबाइट। इसी तरह से आपने सीक्वेंस भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन हमारा हुआ था 1945 ईस्वी में। देखिए, 24 जून 1945 से लेकर 14 जुलाई 1945 तक ये चला था, और वायसराय लॉर्ड वेबल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच ये बैठक हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फातिमा बीबी। तो ये कब बनी थी? 1987 में। नेक्स्ट देखिए, ये भाई दो न पाई, ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे एचपीजीके में, क्योंकि ये एचपीजीके का है। नेक्स्ट देखिए, लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है? बाबा कांशीराम, मेहरचंद महाजन, लालचंद प्रार्थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लुकिंग बैक जो है एक समाज सुधारक है।
धोडो केशव कर्वे, ये इनकी आत्मकथा है। धोडो केशव कर्वे ने इसमें क्या लिखा हुआ है, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की है और स्वयं भी इन्होंने जो है एक विधवा से विवाह किया था। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मिंटो? तो इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह के वक्त जो है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में देख लीजिए। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 62 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था और भारत में जो है कंपनी द्वारा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का ये प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। वायसराय किसका? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का। और गवर्नर जनरल किसका? ब्रिटिश कंपनी के द्वारा नियुक्त। अब देखिए जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसमें कुछ सुधार, प्रशासनिक सुधार हुए थे भारत में। वो क्या हुआ था कि भारत का शासन पहले कंपनी के हाथ में था, ये कंपनी के हाथ से किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश सरकार के हाथ में। और ब्रिटिश सरकार ने जो है फिर वायसराय नियुक्त किए थे। तो इसी तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और कब से कब तक था? 1828 से लेकर 1835 तक। इससे पहले क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल। और बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वो था 1774 से लेकर 1785 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, भारत केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी को इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल, सॉरी, ये विधि अधिकारी नहीं, महान्यायवादी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। ये क्या होता है? चीफ लीगल एडवाइजर होता है ये भारत सरकार का। तो इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और देखिए करंट का क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहा है कि करंट अटॉर्नी जनरल इंडिया का कौन है? तो ये है आर वेंकट रमन। ये याद रखना है, करंट का आर वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नाम से। गंगा नदी को जो है 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? अंतिम रूप से, तो अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए उस समय जो है संविधान में क्या क्या था? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। और संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय संविधान के, भारत के संविधान निर्माण में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? डिमोनेटाइजेशन, डिवैल्यूएशन या करेंसी कॉन्स्टेशन या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए 2016 में हमारा क्या हुआ था? पुराने नोट 1000 और 500 के नोट बंद हो गए थे और 2000 का नोट उस वक्त हमारे चालू हुआ था। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है डिमोनेटाइजेशन, हिंदी में विमुद्रीकरण। तो 2016 में हमने देखा था कि भारत में विमुद्रीकरण हुआ था
आगे डिवैल्यूएशन देखेंगे तो डिवैल्यूएशन अवमूल्यन इसका मतलब होता है कि जब एक देश अपने देश की करेंसी को जो है इसकी वैल्यू कम कर देता है दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले। जैसे भारत में 50 रुपए से हम कितना सामान खरीदते हैं, मान लीजिए यूएसए में हम $1 से उतना सामान खरीदते हैं। भारत क्या करेगा, अब क्या होगा कि हम जो है 50 रुपए की तुलना में उतना 60 रुपए में खरीद पाएंगे जितना यूएसए के $1 से खरीदते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। तो इसको कहा जाता है डिवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखिए, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, दिल्ली में गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर ओनली संस्थापक पूछा होता तो आंसर कुछ और होना था। देखिए, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। सीधा अगर संस्थापक होगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट है, अकबरनामा की रचना किसने की? इब्न बतूता, अल-बिरूनी, शेख जैनुद्दीन या अबुल फजल ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अबुल फजल ने। अबुल फजल की 2 रचनाएं याद रखनी है, एक तो आईने अकबरी और दूसरा अकबरनामा। अकबरनामा क्या है? ये अकबर की कहानी है। तो अबुल फजल कौन था? ये अकबर का दरबारी विद्वान था। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961 में, 1960 में, 63 में या फिर 64 में? तो ये हुआ था 1961 में। 61 में कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। और इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। और अब इसमें कितने सक्रिय सदस्य हैं? 120। नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, 1949 में, 50 में या 55 में? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। देखिए, यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहले जब ये बना था तो इसको कहा जाता था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये देखिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, एक का। मगर अब इसको क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। अब इसको ये नाम दिया गया है। और 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके कौन है? कैथरीन रुशेल। नेक्स्ट देखिए, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, जिनेवा में। देखिए, WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट देखिए, 37 क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये आप सबको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हॉकी में जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और 16 ऑन द रोस्टर अगर देखेंगे तो 16 खिलाड़ी होते हैं। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 1908 में जो है पहली बार लंदन ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया था। और उस समय जो हॉकी टीम थी वो पुरुषों की हॉकी टीम थी। इसी तरह 1980 में 8 देखिए, 8 के बाद 80 में जो है महिलाओं को भी हॉकी टीम में शामिल किया गया था। FIH क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ। ये बना था 7 जनवरी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ये आप देख लेना, हॉकी के बारे में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे HPGK के क्वेश्चन। तो HPGK के इससे पहले 10 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, 1009 ईस्वी में निम्न में से किसने नगरकोट कांगड़ा को लूटा था?
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने जो है 17 बार भारत पर आक्रमण किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है स्वामी पूर्णाचंद। अब देखिए, जनवरी 1946 में संस्था की स्थापना हुई थी, किसकी? हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की, और इसके प्रधान कौन थे? स्वामी पूर्णाचंद, और इनका कार्यालय था मंडी में, और सचिव इसके थे पंडित पद्मदेव, और इनका कार्यालय था शिमला में, और उप प्रधान इसमें श्याम चंद्र नेगी को बनाया गया था, और संयुक्त सचिव जो है शिवानंद रमौल को बनाया गया था। तो इसका प्रथम सम्मेलन जो है 8 से 10 मार्च 1946 तक जो है मंडी में चला था। कब तक? 8 से 10 मार्च तक। नेक्स्ट देखिए, 1954 में कौन सा हिमाचल का 5वां जिला बना? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे इसमें, जो हमने पिछला क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। तो कौन सा जिला बना था? 5वां जिला। 1 जनवरी 1954 को ये हिमाचल में शामिल हुआ था, और 1 मई 1966 में किन्नौर जिला बना था, और 1 नवंबर 1966 की अगर बात करेंगे तो इसमें 4 जिले हिमाचल में मिले थे। कौन से? कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए थे? फिर 10 जिले हो गए थे। नेक्स्ट है, भाई दो न पाई किस आंदोलन का विस्तार था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग, भारत छोड़ो, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन भागमल सौठा ने शुरू किया था, और यह नारा उन्होंने शिमला के गैंग बाजार में खड़े होकर दिया था। गैंग बाजार जो वर्तमान शिमला की राजधानी है। तो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार की इसमें बात की गई थी, इस आंदोलन में, भाई दो न पाई में। नेक्स्ट देखिए, कुल्लू जिले के निर्मंड किससे संबंधित है? तो कुल्लू जिले का निर्मंड हमारा परशुराम से संबंधित है। निर्मंड में देखिए, भुंडा उत्सव निर्मंड में बहुत प्रसिद्ध है, और ये 12 साल बाद मनाया जाता है। इसमें परशुराम जी की पूजा की जाती है। परशुराम जी की पूजा कहाँ कहाँ पर होती है? एचपी में 5 जगहों पर होती है। सबसे पहले देखिए, मंडी के काव और ममेल में, कुल्लू के निर्मंड और नीरत में, शिमला के दत्तनगर में, और ये हो गई। और भुंडा उत्सव जो है 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? खसों का नाग जाति पर विजय के रूप में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में नंबरिंग डालना भूल गई हूँ मैं। तो यह है, सतलुज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थान हमारा होगा मानसरोवर। अब देखिए, इसके साथ ही व्यास नदी का उद्गम स्थान है व्यास कुंड, जो रोहतांग दर्रे के पास है, और इसको यहाँ पर भृगु तुंग लेक भी है। पहले रोहतांग दर्रे को भृगु तुंग कहा जाता था, जहाँ भृगु लेक है। फिर है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थान हमारा है यमुनोत्री में, जो कि उत्तराखंड में है, कालिंद पर्वत के पास है, इसलिए यमुनोत्री को जो है वैदिक काल में कालिंदी भी कहा जाता था। रावी नदी देखिए, रावी नदी का उद्गम स्थान बड़ा भंगाल में है, जो कांगड़ा में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मंडी जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लुड्डी, झमाखड़ा, डंडारस, या फिर गिद्धा। तो लुड्डी मंडी का नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है, और झमाखड़ा अगर बोलेंगे तो झमाखड़ा कांगड़ा का नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, 1977 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था? तो 1977 में जो है जनता पार्टी को बहुमत मिला था, और शांता कुमार जो है उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे। ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1977 तक जो है भारत में कांग्रेस पार्टी ही जीतती आ रही थी, और पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, उस वक्त इस पार्टी का नाम था जनता पार्टी।
फिर है अवलोकितेश्वर मंदिर है, कहाँ पर है? तो ये है हमारा लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में भी कभी पूछा जाता है, लाहौल स्पीति नहीं पूछा जाता है ऑप्शन में, उदयपुर पूछा जाता है। तो ये है लाहौल स्पीति के उदयपुर में। तो लाहौल स्पीति में और कौन कौन से मंदिर हैं? त्रिलोकीनाथ मंदिर है, मृकुला देवी मंदिर है, की गोम्पा है, ताबो गोम्पा है, कारदांग गोम्पा है, शाशुर गोम्पा है। तो ये सारे गोम्पा कहाँ पर है? ये है लाहौल स्पीति में। तो इसी तरह से ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।